हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डायमेंशनिंग के बारे में जानेंगे। ए टू जेड सभी कुछ, जैसे क्लासिफिकेशन में ही आपका इसमें पद्धतियाँ आ जाएगा कि दो तरीके की पद्धति होती हैं। हम टाइप्स भी पढ़ेंगे और प्रेजेंटेशन ही पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसमें कलर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए केवल पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन और आपकी एक्सटेंशन लाइन वगैरह सब पेंसिल से बनाई जाएंगी। और इसमें ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट लाइन आपकी थिक और बोल्ड होगी और एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन इसमें आपकी थिन और लाइट होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में समझने। ओके, पहला क्लासिफिकेशन आया कि आपकी जो डायमेंशन है वो लोकेशन बता रही है या फिर साइज़ बता रही है। उसी के आधार पे इनका नाम दिया गया है साइज़ एंड लोकेशन डायमेंशन। तो यानी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेट है, उसमें 2 होल हो रहे हैं। तो इस प्लेट की लेंथ क्या है? 100। तो ये जो 100 है ये तो इस प्लेट की लेंथ बता रही है, तो ये हुआ साइज डायमेंशन। और यहाँ पर भी ये डायमेंशन दे रखी है, तो इस प्लेट की विड्थ कितनी है? 25। ये भी साइज़ बता रही है। इन होल का डायमीटर या रेडियस क्या है? रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हुआ, तो ये भी साइज बता रहा है। किसका? होल का। यहाँ पे भी तो ये तो साइज बता रहे हैं, बट कंफ्यूजन यहाँ आएगा कि ये प्लेट में किस जगह होल हो रहे हैं। इसके लिए आपको लोकेशन देनी जरूरी है। तो इस एज से ये यहाँ तक इसकी सेंटर लाइन जो दी हुई है ये 30 दिया हुआ है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है लोकेशन, इस सर्किल की लोकेशन। और ये इस एज से इस तरफ 30 है और इस एज से नीचे की तरफ 10 है। तो ये क्या पता चला आपको? ये इस सर्किल की लोकेशन का पता चला। इसी तरीके से इस सर्किल की भी लोकेशन देनी होगी। तो ये इस एज से नीचे की तरफ तो है 15 और इस एज से लेफ्ट साइड है 30। ये आपको वैसे आपको किसी चीज़ का साइज नहीं बता रही, बट ये लोकेशन बता रही है। किसका? इस सर्किल का। तो ये हुई लोकेशन डायमेंशन, और जो साइज बता रही हो वो होती है साइज डायमेंशन। या अगला क्लासिफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट के फंक्शन के अनुसार। कुछ साइजेज जिनकी हमें डायमेंशन देनी पड़ती है, वो उस ऑब्जेक्ट को जब प्रयोग किया जाता है इन साइजेस का बड़ा महत्व होता है। इनको ही हम फंक्शन डायमेंशन कहते हैं। ये आमतौर पर टॉलरेंसेस के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। इन साइजेस का जो इंस्पेक्शन किया जाता है बड़े ध्यान से करना होगा। और कुछ ऑब्जेक्ट में जो कुछ डायमेंशन दी जाती है वो केवल प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं। उनका ऑब्जेक्ट में कार्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इन साइजेस में केवल जनरल टॉलरेंसेस में कवर किया जाता है। इनके लिए अलग से कोई टॉलरेंसेस हम नहीं देते। इन्हें हम नॉन फंक्शनल डायमेंशन कहते हैं। ऑक्सिलरी डायमेंशन जो होती हैं वो होती हैं जो हम रेफरेंसेस के लिए लेते हैं। जैसे अब आप देख रहे होंगे एक ड्राइंग, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसमें ये जो होल है ये फंक्शनल होगा। होल का साइज आपका फंक्शनल होगा। और ये होल सतह से कितनी ऊंचाई पे हो रहा है ये भी फंक्शनल, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे कोई साफ्ट आने वाली है या बुश आने वाला है। अगर वो ये होल थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा बन गया, टॉलरेंसेस से बाहर बन गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो साफ्ट उसमें ढीली हो जाएगी। तो हमारा वो फंक्शन जो हमें कार्य करना है वो नहीं हो पाएगा। ये साइज जो होल का साइज है ये भी फंक्शनल होता है, और ये किस दूरी पे हो रहा है ये भी फंक्शनल है। और यहाँ पे भी 2 होल हो रहे हैं तो ये भी फंक्शनल ही होंगे। ये जो बाहर का जो रेडियस है ये नॉन फंक्शनल होगा, मतलब ये कार्य में तो कोई सीधा रोल नहीं दे रहा ना अपना। अब इसमें ये नॉन फंक्शनल होगा। आपने ये आर्क देना है, ये नॉन फंक्शनल हुआ। देन ये भी यहाँ से सेंटर लाइन से इतनी दूर पे, ये सेंटर लाइन से इतनी दूर पे, ये भी नॉन फंक्शनल होंगी। अब आपने जब ये होल का साइज दे ही दिया फंक्शनल में, और नॉन फंक्शनल आपने ये रेडियस दे दिया, ठीक है,
तो इसको देने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको ये फंक्शनल डायमेंशन मिल चुकी है। बट फिर भी हम रेफरेंस के लिए अपनी कुछ डायमेंशन देते हैं, तो यहाँ पे ये ओवरऑल डायमेंशन हमने इसमें दे दी। ऑक्सिलरी डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ डायमेंशन। सिस्टम ऑफ डायमेंशन में हमारे पास दो तरीके के सिस्टम आते हैं जब हम डायमेंशनिंग करते हैं। देखिए, अब ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हम उसकी डायमेंशनिंग जब हम करते हैं, तो डायमेंशनिंग के लिए आपको इन सिस्टम में से दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम में से एक सिस्टम आपको चूज़ करना होगा कि मैं एक सिस्टम या तो अलाइन सिस्टम में काम करूँगी या फिर यूनिडायरेक्शनल में हम लोग काम करेंगे। अगर आपने अलाइन सिस्टम चूज़ कर लिया तो आपको पूरी ड्राइंग में अलाइन सिस्टम में ही डायमेंशन देनी होगी, या फिर यूनिडायरेक्शनल अगर चूज़ कर लिया तो आपको यूनिडायरेक्शनल में ही सारी डायमेंशन देनी होगी, ठीक है, पूरी ड्राइंग में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। अलाइन सिस्टम में हम जो डायमेंशनिंग करते हैं ये हमेशा बॉटम साइड से या फिर राइट साइड से हमेशा पढ़ी जाएंगी। इसमें जो आप डायमेंशन दोगे, अब डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी हुई है, आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डायमेंशन जो दी गई हैं वो या तो सारी डायमेंशन या तो बॉटम से पढ़ी जाएंगी या फिर राइट साइड से पढ़ी जाएंगी। ये होती है हमारी अलाइन सिस्टम। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक तरफ से, एक दिशावली भी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो इसमें सारे डायमेंशन आप बॉटम साइड से पढ़ोगे। आप देख सकते हैं ये वाली डायमेंशन भी हम बॉटम साइड से पढ़ पा रहे हैं। तो ये हुई आपकी यूनिडायरेक्शनल और ये हुई आपकी अलाइन। एक बात और ध्यान रखनी है, टेक्स्ट हमेशा या तो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाएगा या फिर डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपको कि डायमेंशन जो है वो चैन डायमेंशनिंग। अब आप देख सकते हैं चैन कैसे बनती है, लिंक बाय लिंक। तो इसमें आप डायमेंशन देख सकते हैं, एक डायमेंशन ये दी गई है तो ये 10 है, ये 10 है, तो एक के बाद एक शुरू हो रही है। इसमें क्या है कि सारी डायमेंशन एक दूसरे के साथ शुरू हो रही हैं, लिंक बाय लिंक ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो इनको कहा गया चैन डायमेंशन, ठीक है ना। ये भी देखो, आप देख सकते हैं ना कि इसमें चैन फॉर्म में बनी हुई है सारी डायमेंशन, तो इनको कहा गया चैन डायमेंशनिंग। नेक्स्ट आपकी आती है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में यानी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो ये डायमेंशन लाइन इस डायमेंशन लाइन के पैरेलल है, तो आप देखोगे सारी डायमेंशन लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, उनको कहा जाता है पैरेलल डायमेंशनिंग। और एक बात और नोट करना कि ये डायमेंशन जो छोटी डायमेंशन हमने पहले दी है, उसके बाद बड़ी डायमेंशन, उसके बाद उससे बड़ी डायमेंशन, उसके बाद उससे बड़ी डायमेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चैन डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग। हम इन दोनों को जोड़ के एक भी बना सकते हैं, इसको कहा गया है कंबाइंड डायमेंशनिंग। इसमें आप देख सकते हैं ये दो डायमेंशन एक दूसरे के चैन फॉर्म में है, इसको चैन डायमेंशनिंग कहेंगे, और ये डायमेंशन लाइन इस डायमेंशन लाइन के पैरेलल में है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको कंबाइंड डायमेंशन कहा गया। अब आई है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। इसमें क्या है, इसमें डायमेंशन जो है वो प्रोग्रेस फॉर्म में है। अब देखिए कैसे, इसमें क्या हुआ है, ये वाले लेवल को हमने क्या माना, जीरो लेवल माना, ठीक है ना, इस वाले को जीरो लेवल मान लिया। तो यहाँ से हम इसको फिर कह रही हूँ, इसको भी हम डेटम मान सकते हैं क्योंकि हमने इस लेवल को जीरो मान लिया है, ठीक है। यहाँ से सारे डायमेंशन को देना शुरू किया है, तो यहाँ जीरो लेवल से हमने देना शुरू किया है, तो ये हुआ हमारा 15। नेक्स्ट आता है हमारा 25। अब आप देख रहे होंगे ये वाला जो साइज़ है यहाँ पे ये 15 है, बट ये तो छोटा साइज़ दिखाई दे रहा है, तो ये 25 कैसे हो सकता है। इसमें आप एक चीज़ और नोट करना, इसमें एक तरफ एरो लगा होता है, जहाँ से ये शुरू होती हैं वहाँ से एक तरफ एरो लगा होता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो इधर की तरफ यहाँ से यहाँ तक तो ये 15 हुआ, देन आपका यहाँ से यहाँ तक ये 25 हुआ, क्योंकि सारी डायमेंशन आपको जीरो लेवल से लेनी है। यहाँ से यहाँ तक ये 25 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 35 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 45 हुआ, ऐसे ही इधर भी चल रही हैं, तो डायरेक्शन दे रही हैं आपको, ठीक है ना। इसमें एक तरफ एरो लगा होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसी तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ ये 13 हुआ, फिर यहीं से इस जीरो से ही ये यहाँ तक 25 हुआ है,
ठीक है, ऐसे ही आपके डायमेंशन प्रोग्रेस फॉर्म में है, तो इसको प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कहा गया है। अब आया है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग, कोऑर्डिनेट यानी नाम ही बता रहा है, तो क्या करेगा ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मानेगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक प्लेट आप देख रहे हो, इसमें कुछ होल्स हो रहे हैं। अब सोचो सारे डायमेंशन मुझे यही देनी पड़ती है। प्लेट की विड्थ जो है 130 है और लेंथ जो है 180 है, ठीक है ना। अब सोचो इस होल की भी यहाँ पे डायमेंशनिंग देनी है, फिर लोकेशन भी देनी है, लोकेशन डायमेंशनिंग भी इसकी होनी है। तो यहाँ पर छोटे से ऑब्जेक्ट में कुछ बहुत सारे होल हो रहे हैं, तो इन होल्स के सारे डायमेंशन इसमें देने हो जाए आपको, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा समझना। कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेबल फॉर्म में कौन से डायमेंशनिंग हम देते हैं। इसमें क्या आप सामने देख रहे हो कि मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें सारी डायमेंशन दी हुई है और ये सारी डायमेंशन रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें मैंने क्या किया है, होल बने हुए हैं, इन होल्स के नाम दे दिए A1, B3, C2, C1, B1 और B2, ये नाम दे दिए। अब इसमें यहाँ पर ये होल के नाम है A1, B1, B2, B3, C1, C2। अब देखना ये है x डायरेक्शन, ठीक है, ये है y डायरेक्शन और ये है 0 0 लेवल। यहाँ से डायमेंशन आपको देनी है। अब x डायरेक्शन में B3 के लिए आपको कहाँ चलना है, तो B3 के लिए यहाँ ये रहा ना B3 के लिए कितना चलना है x डायरेक्शन में, आपको 26 दूर चलना है। ये यहाँ से 26 mm दूर चलेगा और ऊपर की तरफ ये कितना है 26, ओके। y डायरेक्शन में भी ये 26 है, तो ये हुआ आपका। और इसका डाया क्या है, ये मैंने सामने रिप्रेजेंट किया है, डायमीटर 20। तो ये हुआ आपका B3 की लोकेशन भी दे दी और उसका साइज भी दे दिया आपने। देन आपका आता है, मानो A1 का दे रहे हैं, तो x डायरेक्शन में 90 चलना है, यहाँ पे 90 mm दूर चलना है और y डायरेक्शन में आपको कितना चलना है 44 चलना है। तो आपके पास ये लोकेशन आ जाएगी, ठीक है ना, ये लोकेशन आ गई। बट डायमीटर कितना है इसका 40, ये डायमीटर बड़ा है ना, आपने देखा, तो ये 40। यहाँ पे सारी डायमेंशन इसकी इनसे रिलेटेड दी गई हैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में। अब लास्ट जो आया है वो आया है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। ये है कि डायमेंशन कितने तरीके की होती हैं। अब ये तो नहीं है कि हर जगह हमें लीनियर फॉर्म में ही सारी डायमेंशन देनी हो, यानी लंबाई और चौड़ाई ही रिप्रेजेंट करनी हो, ऐसा तो नहीं है। कई जगह हमें आर्क भी देना पड़ सकता है, कई जगह हमें एंगल भी देना पड़ सकता है। तो कितने तरीके से हम उस चीज़ को दे सकते हैं, डायमेंशन को दे सकते हैं, वो भी हमें उसको देख लेते हैं ज़रा। तो अब इसमें आप देखोगे लीनियर जो डायमेंशन है, जो सीधी डायमेंशन होती है, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उनको हम लीनियर डायमेंशन कहते हैं। जब हम डायमेंशन देते हैं या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी देंगे तभी भी हमारे लीनियर होंगी। जो सीधी डायमेंशन होती है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, उनको हम लीनियर डायमेंशन कहते हैं। जब हम किसी तिरछी सतह की डायमेंशन देते हैं वो आपको अलाइन फॉर्म में देनी होती है, ताकि पता चले ये जो स्लांट सतह है इसकी जो स्लांट हाइट है वो आपकी 25 है। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसकी डायमेंशन करूँ लीनियर फॉर्म में, लीनियर मैंने कहा किया तो वर्टिकल होती है या हॉरिजॉन्टल होती है, कि अगर मैं इसकी यहाँ पे डायमेंशनिंग करूँगी तो आप देखोगे ये डायमेंशन 25 है, बट सीधी डायमेंशन कम आई है ना, ये कम आएगी। और ऐसे भी अगर आप करना चाहो तभी भी ये कम आएगी। तो मैंने क्या किया है, स्लांट जो है, तिरछी जो इंक्लाइन जो सतह है उसकी डायमेंशन दी है 25, उसको हम अलाइन कहते हैं। देन आर्क, अब किसी आर्क की डायमेंशन देनी है, बट किसी आर्क की यानी सर्कमफेरेंस की लेंथ समझ लो कि किसी आर्क की आपको लेंथ देनी है, तब हम क्या करते हैं, कोई डायमेंशन, ये 20 जो आया है ये यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क भले ये तो डायमेंशन लाइन है ना आपकी, तो ये आर्क की आपने डायमेंशन दी है वो 20 दी है, ठीक है। तो या तो यहाँ लगा देते हैं, ये आधा चंदा उल्टा सा, इसको हम या तो यहाँ बना देते या फिर इसके ऊपर बना देते हैं इसको। ये भी बताता है कि आर्क के डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका ये पहचान है कि इसके या तो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ एक छोटा सा आर्क बना होता है, या चांद जैसे, जिसको आप कह दो चांद जैसा बना होता है, उल्टा चांद जैसे, ठीक है। ये हुई आर्क डायमेंशन। देन आपका आता है डाया। अब आपने यहाँ देखा होगा इसका डाया बताया गया है,
डाया का ये सिंबल होता है, या फिर आप इसको डाया लिख सकते हैं। तो डाया हम 10 लिखने वाले हैं, तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाया का ये सिंबल होता है। यहाँ पर इस वाली सतह से ये वाली सतह किस एंगल पे झुकी हुई है, ये बताने के लिए मुझे एंगल रिप्रेजेंट करना है। तो एंगल क्या है यहाँ पे 45। तो यहाँ ये इसको कहा जाएगा एंगुलर डायमेंशन, ठीक है, ये क्योंकि एंगल बता रही है। अब किसी चीज़ का रेडियस बताना है अगर आपको, तो यहाँ पे ये राउंड किया गया है किनारा, इसका रेडियस दे दिया, वो हुआ रेडियस 5। इसको हम कह सकते हैं ये फिलेट है। यहाँ पे इस किनारे को हमने शार्प ना छोड़ के इसमें थोड़ा सा फिलेट कर दिया, इसको राउंड कर दिया यहाँ से, तो ये फिलेट है यहाँ पे। देन आपका आता है थ्रेड, ठीक है, ये हुई थ्रेड। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M6 मैट्रिक थ्रेड है, और इसकी पिच है, जो थ्रेड की जो पिच है वो 1.5 है, और डेप्थ क्या है 10 है। 2 नंबर के होल हो रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेड को। अब देन आपका आता है लास्ट चैम्फर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में चैम्फर लगाते हैं, ये जो किनारा है ना, आपने इसको यहाँ से चैम्फर लगा दिया। इस चैम्फर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनिंग में, 5 × 45। तो यहाँ से ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, इसका मतलब ये बताया गया है, और ये ऊपर की तरफ 5 है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।